नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है नड्डा की हुंकार, विपक्ष पर वार। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज हो गया है। प्रदेश के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने परिवारवाद, जातिवाद समेत भ्रष्टाचार को लेकर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस के बेरोजगारी वाले मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस खुद बेरोजगार हो गई है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव में फिर कांग्रेस को परिवारवाद और जातिवाद पर घेरेगी? क्या कांग्रेस के पास इस मुद्दे का कोई तोड़ है? आज इन सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, विपक्ष पर किया जोरदार प्रहार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए नड्डा ने जबलपुर में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर वार किए। उन्होंने कांग्रेस के महंगाई और बेरोजगारी वाले मुद्दों को भी निशाने पर लिया और पूरी कांग्रेस को बेरोजगार बता दिया। नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने फिर परिवारवाद और जातिवाद समेत तुष्टीकरण को लेकर इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया। हमारी राजनीति सबको साथ लेकर चलने की है। और हमारे कांग्रेस ही चला रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई। मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि वो तो बेरोजगार जरूर हो गए, वो तो जरूर बेरोजगार, लेकिन उनको कुछ समझ में आता नहीं है। उनको कोई आपसे लेना देना नहीं है। पहले की पॉलिटिक्स क्या होती थी? कौन सी जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसको और किस जाति का समर्थन है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति करेगी। दूसरा तरीका क्या था कि परिवारवाद, डायनेस्टिक रूल्स, एक ही परिवार के लोग चले हुए, बाकी सब तालियां बजाओ। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धक्का दिखाया है। पहले चरण में प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। जबलपुर में भी इसमें से एक सीट है, लिहाजा बीजेपी के दिग्गजों ने यहां माहौल बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि जेपी नड्डा के वार से कांग्रेस तिलमिला गई। उसने परिवारवाद और बेरोजगारी पर बीजेपी को करारा जवाब दिया। किसी सरकार को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि 83% नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। ये उन्हीं की सरकार बता रही है, कि कोई और नहीं बता रहा है। नड्डा जी अपनी सरकार के भी बयान नहीं सुनते, बड़ी हैरत है। उनकी सरकार की रिपोर्ट्स नहीं देखते, बड़ी हैरत है। आज देश में अगर महंगाई और गरीबी से लोग त्रस्त हैं, आज जो है 20 करोड़ जो गरीब थे देश में, वो बढ़कर अगर 81 करोड़ हो गए हैं, तो किसे शर्म से डूब के मरना चाहिए? और उस सरकार का क्या मुद्दा होना चाहिए? बताएं वो कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष। कुल मिलाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में परिवारवाद, जातिवाद को भी बड़ा मुद्दा बनाएगी, ताकि इसके जरिए वो विपक्ष को घेर सके। वहीं कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर बीजेपी की घेराबंदी करना चाह रही है। अब किसकी रणनीति कितनी कारगर रहेगी, मतदाताओं को किसकी बात ज्यादा समझ आएगी और किसके पक्ष में वोट ज्यादा पड़ेंगे, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि दिग्गजों के प्रचार प्रसार के दौरान वार पलटवार का दौर अभी और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले। धवले जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी भी हमारे साथ। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अजय धवले जी आपसे जानना चाहूँगा, इतने सारे विकास के कार्य किए आपकी सरकार ने, जिस मंच पर जेपी नड्डा जी ये सब बातें गिना रहे थे, परिवारवाद, जातिवाद की बात कर रहे थे, उसी मंच पर उनसे ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड रखा उनने कि 100 दिन का विकास हमने ये किया है। तो क्या
बीजेपी जो लोकसभा चुनाव है 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के बजाय ऐसे मुद्दों पर लड़ना चाहती है जो कि आप बेरोजगारी की बात करें तो कहें कि उनको हमने बेरोजगार कर दिया, आप परिवारवाद की राजनीति की बात करें, आप कहें कि राम मंदिर वो नहीं गए पूजा करने के लिए। क्या ऐसे मुद्दों पर लड़ना चाहती है आप? जो विकास जो आपने किया है, जो आपकी थाती जिसको पूंजी आप बताते हैं, आप उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जी, तो प्रभु जी, आपको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीतिक इतिहास में इकलौता ऐसा दल है जिसने हमेशा से विकास के एजेंडे पर अपनी चुनावी यात्रा शुरू की है। हम आप देखेंगे 2024 के चुनाव का भी आगाज भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास का जो पैमाना था, जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में एनडीए के शासनकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखा है, उसको देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने जाकर वोट मांगे। रही बात मध्य प्रदेश की, तो 100 दिनों में मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विकास के काम किए हैं। आज ही हमारी शहडोल में एक अभी सभा चल रही है और उस सभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने मोहन यादव जी के कामों की प्रशंसा भी की कि 100 दिनों में मोहन यादव मैंने वही जिक्र किया कि वो एक तरफ तो वही जिक्र किया कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री उस मंच पर अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को बेरोजगार दूर कर दिया। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, देश से बेरोजगारी दूर करने की बात कही थी, उस पर नहीं बताते कि देश से कितनी बेरोजगारी दूर हो गई, उल्टा बेरोजगार और हो गए लोग। ये इसको लेकर चुनाव पर जाएंगे? जी जी प्रभु जी, जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे यूपीए के 10 वर्षों का और एनडीए के 10 वर्षों का, तो आप समग्र रूप से ये बताने का आपको प्रयास भी करना चाहिए कि 10 वर्षों पहले देश कहाँ था, 10 वर्षों बाद देश कहाँ है। आज ये महंगाई की अगर बात करें तो यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल में 2004 से लेकर 2014 तक के औसतन महंगाई की दर देश में 8% हुआ करती थी। एनडीए के 10 वर्षों के शासनकाल में औसतन महंगाई की दर 5% है। तो क्या कंपैरेटिवली आप ये देश की जनता के सामने ये फिगर नहीं रखेंगे? हम बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी के दर में भी भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासनकाल को आप कंपैरेटिवली एनालिसिस कर लीजिए, एनडीए यूपीए के शासनकाल से एनडीए ने बहुत बेहतरीन से काम किया है। स्टार्टअप की हम बात करते हैं, हम स्वरोजगार की बात करते हैं, हम स्वनिधि योजना की बात करते हैं, इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मुद्रा की हम बात करते हैं। देश में नौकरियों के या स्वरोजगार के नित नए आयाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, संख्या नहीं होगी आपके पास कितने रोजगार दिए, नौकरियां कितनी दी, वो संख्या आपके पास नहीं होगी स्वाभाविक तौर पर। अमित शर्मा जी के पास कोई संख्या है, वो जरूर ये बोलना चाह रहे हैं, शायद वो यूपीए समय के पेट्रोल के भाव, आज के भाव की भी जानकारी देने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। अमित जी, देखिए प्रभु जी, आज मध्य प्रदेश की धरती पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे थे और कुछ शब्दों का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने कहा था जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, वोट बैंक और डर्टी पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, जस्टिस पॉलिटिक्स, कुछ इन शब्दों का प्रयोग करा। मैं विषय को न भटकाते हुए मुद्देवार सबसे पहले तो परिवारवाद पर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद, जिसको मैं बताना नहीं चाहता, ये पूरा देश जानता है। अब एक गांधी परिवार के परिवारवाद पर यह आरोप लगाते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी तो पूरी परिवारवाद में ही लिप्त है। आज हम येदियुरप्पा जी की बात करें, उनके बेटे का क्या नाम है, अजय जी बताएंगे। राजनाथ सिंह जी के बेटे का क्या नाम है, ये वसुंधरा राजे जी के बेटे का क्या नाम है, सिन्हा जी के बेटे का क्या नाम है, विजय राजे सिंधिया जी का बेटे का क्या नाम है। इसको संक्षेप करके बाकी मुद्दों पर बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। रमन सिंह जी के, प्रमोद महाजन के, धूमल जी के, सुन लीजिए, मैं टोका नहीं, देखिए पूरी बात सुने, उसका जवाब दे। और इन बातों को आज उन्होंने करा। अब उन्होंने कहा कि मोदी जी जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो आज नड्डा जी जातिवाद की बात कर रहे हैं। हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं ओबीसी हूं, मैं एससी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, आज तक पता नहीं चला कि मोदी जी किस जाति के हैं, कि मैं चाय वाला हूं। पहले चाय वाले से शुरुआत करी, फिर ओबीसी से शुरुआत करी, फिर कभी वो पंडित भी बने, कभी वो एससी भी बने, कभी वो गरीब भी बने। तमाम जातियों का विवरण मोदी जी ने इस 9 वर्षों में देश में कहा। अब मोदी जी, नड्डा जी बात कर रहे हैं सशक्तिकरण की। मैं सशक्तिकरण पे कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और नड्डा जी भूल गए कुलदीप सिंह सेंगर के जो बलात्कार में, हत्या में जो बंद था, ब्रजभूषण जिसने सरेआम खिलाड़ियों के साथ शोषण करा, महिलाओं के साथ अपमानित करा, संदीप सैनी खेल मंत्री यौन उत्पीड़न के मामले में, चित्यानंद जी, कन्हैयालाल मिश्रा जी, अमित भाई बहुत सारे विषय बोले हैं नड्डा जी ने, आप डिटेल ना जाके संक्षेप में यदि कहें तो मुझे लगता है जरा सारगर्भित रहेगा।
अब रही बात, उन्होंने कहा कि ईमानदारी की, वोट बैंक की बात करी। वोट बैंक में क्या जनार्दन रेड्डी घोटाला, 35,000 करोड़ का पेगा गांडू घोटाला, हेमंत विश्वकर्मा का शारदा घोटाला, शुभेंदु का शारदा घोटाला, व्यापम शिवराज का घोटाला, प्रफुल्ल पटेल हाल ही में अभी वॉशिंग मशीन से क्लीन हुए, एयर इंडिया घोटाला। चलिए अमित भाई आपके पास आएंगे, एक बार प्रदीप जी से समझ लेते हैं। प्रदीप जी, जो नड्डा जी ने कहा, जो अमित जी कह रहे हैं, जो हमने अभी भूपेंद्र गुप्ता जी को सुना, क्या लगता है आपको, क्या लोकसभा चुनाव में जो अमित शाह जी और जिस तरीके से जेपी नड्डा जी यहाँ कह रहे हैं, क्या ये मुद्दे वाकई प्रभावी होंगे मध्य प्रदेश जैसे राज्य में और शहडोल जैसी सीट पर जहाँ पर वो बात कर रहे हैं? लेकिन वो साथ में बात भी कर ये भी बता रहे थे वहाँ पर कि बीजेपी की सरकार ने कितना विकास किया है, किसानों की सम्मान निधि का भी उन्होंने जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश के 80 लाख किसानों को मिल रही, तो शहडोल के 3 लाख किसानों को मिली, ये भी उन्होंने वहाँ पर बताया। तो एक तरफ तो विकास की भी बात वो वहाँ पर कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इन मुद्दों को लेकर वोट मांगने जा रहे हैं। देखिए प्रभु जी, आप तो बारीकी से समझते होंगे पूरी राजनीतिक परिस्थितियों को, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप विकास तो जरूर निश्चित तौर पर हुआ है। और बीजेपी ने जो एजेंडे अपने तय किए थे, वो चाहे धारा 370 का मुद्दा रहा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, ये बड़े बड़े मुद्दे सुलझाने में भी बीजेपी ने अपनी वो दिखाई है, पराक्रम दिखाया है। और यही कारण है कि आज जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के, जब क्षेत्र में जाते हैं तो वो अपनी पीठ थपथपाने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। पर आप एक दूसरी तरफ भी अगर पहलू डालेंगे तो निश्चित तौर पर महंगाई जो है, ये महंगाई बढ़ी है। आप पहले की अपेक्षा देखें 2014 से और अभी 10 साल का जो अंतराल है, उस अंतराल के बीच में महंगाई का ग्राफ निश्चित तौर पर बढ़ा है, चाहे वो डीजल का हो, चाहे पेट्रोल हो, या तो बहुत सारी परिस्थितियां ठीक भी हुई हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इजाफा भी हुआ है। इसको कांग्रेस के लोग, चाहे कांग्रेस के जो बड़े लीडर है, मुझे लगता है कि इसको वो कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचा पाने में असमर्थ रहे, या उनके बीच में वो इस तरह की जो इनकी गलत नीतियों का वो रहा जिससे महंगाई बढ़ी, और जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण रहे उसको उठा पाने में, इस वजह से ये पीछे रह गए। लेकिन बीजेपी का मूल एजेंडा था, जिस मैनिफेस्टो जो बना था, वो जो जिसमें बड़े काम होने थे, काम को बीजेपी ने उसको बीजेपी ने बाखूबी से निभाया है। और यही कारण है कि आज बीजेपी को देखे मध्य प्रदेश में भी 150 से ऊपर सीटें मिली, और अन्य सीटों में आप देखें छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां भी हो, तो इनको बहुमत मिलता रहा। उसका कारण यह है कि जो इनकी प्रभावी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, ये निश्चित तौर पर लोगों को प्रभावित किया है। और यही कारण है कि आज बीजेपी भारी बहुमत में है। जी प्रभु जी। अमित जी, प्रदीप जी को सुना आपने, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। अमित जी आपके पास पहले आ रहा हूँ। प्रदीप जी को सुना आपने, बता रहे हैं कि काम हुआ है, उसको लेकर प्रचार करना। एक बड़ी बात यहाँ पर गौर करने लायक ये भी है, जेपी नड्डा यदि हैं मध्य प्रदेश में तो 2 दिन तक वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी टीम चुनाव में उतर आई है, स्मृति ईरानी कल आने वाली हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, मोदी के दौरे बन रहे हैं। कांग्रेस में तो अभी 3 सीटों के आप टिकट नहीं बांट पाए। रही बात बाकी चुनाव प्रचार की, तो कांग्रेस अभी कहीं जमीन धरातल पर चुनाव प्रचार की स्थिति में भी नजर नहीं आ रही है। बीजेपी लीड लेती जा रही है, मुद्दे गिनाते जा रही है, उल्टे आप पे आरोप लगा रही है। वो एक एक आदमी का नाम लेके कह रही है कि राहुल गांधी बेल पर हैं, फलाना जेल में है, फलाने को ये घोटाले किए। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, अखिलेश यादव का, तो इस घोटाले में उनका नाम है, उस घोटाले में उनका नाम है। कांग्रेस ऐसा कोई दमदारी के साथ चुनाव प्रचार करने कोई बड़ा नेता मैदान में आ ही नहीं रहा है। तो कैसे आप उम्मीद रखते हैं मध्य प्रदेश में कि जो बीजेपी के जो 29 कमल खिलाने का जो अभियान है या जो सपना है, उसको आप रोक पाएंगे? देखिए, चुनाव के टिकट के आधार पर मैं समझता हूं कि शायद बहुत जल्दी हम चुनाव जीत जाएंगे। अभी विधानसभा के अंदर इन्होंने कुछ टिकटें, भोपाल के अंदर 2 सीटें ध्रुवनारायण सिंह जी की और आलोक शर्मा जी की घोषित करी थी 4-4 महीने पहले, दोनों चुनाव हार गए। जल्दी टिकट करने का मापदंड ये नहीं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। रही बात अभी जिन मुद्दों पर के आपकी टीवी चैनल पे मैं सुबह से देख रहा हूँ, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, ओमकार मरकाम जी, कमलेश्वर पटेल जी, अरुण यादव जी, तमाम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। कमलनाथ जी का बयान आप दिखाई रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ी रहे। पूरा जहां पर भारतीय जनता पार्टी है भ्रामक प्रचार करने में लगी थी कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे, ये सारे बड़े नाम चुनाव लड़ रहे हैं। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं रही। दूसरी बात, मेरे रिपोर्टर ने सही कहा था, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, राम मंदिर और 300 धारा 370 मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं प्रभु जी, मुद्दा था गंगा साफ होगी। क्या गंगा साफ हुई? चीन को लाल आंखें और 56 अमित जी, राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांगने का मौका तो आपने दे दिया। 2.5 महीने होने को आ गए, मंदिर बने हुए। आपके नेताओं ने कहा कि उस समय नहीं जाएंगे लोकार्पण में, बाद में जाएंगे, अभी तक कोई गया ही नहीं।
प्रभु जी, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पूरी बात आप सुने, उसके बाद आप बिल्कुल प्रश्न पूछें। गंगा साफ हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था चीन की लाल आंखें और 56 इंच का सीना दिखाया जाएगा। काला धन जो वर्षों से विदेशों में है, उसका ढोल बजा बजा के प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। काले धन की लिस्ट तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी है, विदेश का तो आया नहीं है। भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे, वॉशिंग मशीन लगा दी, सारे भ्रष्टाचारियों का मैंने नाम गिनाया, वो कैसे ईडी और सीबीआई के माध्यम से पहले डेट डिसाइड होती है, टेंडर लिया जाता है, फिर चंदा लिया जाता है। 12 करोड़ रुपए जिसकी आय वो 142 करोड़ रुपए देता है। हम अत्याचार की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैंने आपको लिस्ट बताई कि कौन कौन महिलाओं का सम्मान कर रहा है। हम देवी शक्ति की, इनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी में ये फेल हो गए, नोटबंदी में ये फेल हो गए, बेरोजगारी सर पर खड़ी है, 81% देश में लोग बेरोजगार है, 1.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार है। ये ज्वलनशील मुद्दे हैं जो जनता सवाल पूछ रही है। और शायद आपको ऐसा लगता है कि ये 18 में कहते थे कि हम 200 पार होंगे, और 200 पार में ये कितने रहे, और उसके बाद हमें ऐसा लगता था कि हमारी सरकार बन गई, लेकिन ये अभी भी 200 पार नहीं हुए। अकाली इनके साथ है नहीं। आज जितने इनके घटक दल थे लगातार धीरे धीरे घिसकते जा रहे हैं। आज भी 2 सांसद इनको छोड़ के चले गए वर्तमान के। तो आईना नड्डा जी पहले अपने आप को देखें और भारतीय जनता पार्टी को लोगों को दिखाएं। जब कांग्रेस चले अमित जी, आपको मध्य प्रदेश में 29 में से कितनी सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जो आपको आकलन जो आपको दिख रहा हो आपके लोगों की तैयारी के आधार पर? देखिए प्रभु जी, 29 के 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतने का जो सुनहरा और मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उस पर पानी फिरेगा। ना मैं भविष्य करता हूं और ना मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी करूंगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की कि 400 पार होंगे। अरे 400 पार कैसे होंगे? 400 पार के लिए आपको नौजवानों का साथ चाहिए, महिलाओं की शक्ति का साथ चाहिए। इनके साथ आज इनकी, चलिए हम अजय जी से पूछ लेते हैं। अमित जी, अजय जी से पूछ लेते हैं। मुद्दा आपने उधर फेंक दिया, 400 पार कैसे होंगे? कैसे होंगे भाई अजय जी 400 पार? देखिए प्रभु जी, जिस पार्टी ने, जिस दल ने तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण की राजनीति की है, जिस दल ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी 4 जातियों की बात करते हैं, जिसमें हमारा गरीब आता है, जिसमें हमारा अन्नदाता आता है, जिसमें हमारी नारी शक्ति आती है, जिसमें हमारा युवा आता है, जो ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, उस ज्ञान के भरोसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के भरोसे हम 400 पार सीटें समग्र रूप से एनडीए और 370 भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो अमित जी से ये सीधा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शिद्दत से बूथ पर किस कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रही है। आप एक सीट का नाम नहीं गिना सकते। आप छिंदवाड़ा की बात करते थे, छिंदवाड़ा में ही कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक डे लॉन्ग कार्यक्रम था, रात्रि विश्राम छिंदवाड़ा में किया, बूथ तक के वो गए। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जिस मेहनत के साथ में, जिस परिश्रम के साथ में बूथ सशक्तिकरण के दिख रहा है अजय जी, दिख रहा है छिंदवाड़ा की मेहनत तो दिख रही है आपकी कि तमाम कांग्रेस को लोगों को आप लेते जा रहे हैं, बीजेपी के लोग पीछे धकलते चले जा रहे हैं। देखिए हम प्रभु जी प्रश्न को उल्टा कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के घर पे नहीं गई है। ये लोग कांग्रेस की नीति नेतृत्व नियत दीपक सक्सेना के घर पे आपके तमाम कद्दावर नेता गए थे, लेकिन उनने अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, हालांकि कांग्रेस छोड़ चुके हैं। प्रभु जी मेरा सवाल एक अजय जी से भी आप पूछिएगा कि क्या उधार के लोगों पर ये 400 पार करना चाहते? जब इतने सशक्त, इतने पोलिंग पर पन्ने पर इनका कार्यकर्ता है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं? जो विचारधारा के नाम पर की मानसिकता देखिए, भारतीय कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने क्या खरीद के रखा है? आपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को खरीद के रखा है, आप उन्हें उधार पर भारतीय जनता पार्टी को दे रहे। अगर किसी व्यक्ति का स्वाभिमान, किसी व्यक्ति का जमीन उस दल में उस पर रहने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। विचारधारा से उमा भारती जी सम्मान ढूंढ रही है, प्रभात का सम्मान ढूंढ रहे हैं, विक्रम वर्मा सम्मान का इंतजार कर रहे हैं, और तमाम नेता आपके भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर यहाँ तक वो सम्मान ढूंढ रहे हैं। अरे उनको ही सम्मान दे दो पहले। अभी प्रज्ञा ठाकुर जी सम्मान ढूंढ रही है। आज देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन के हिसाब से राजनीति करने का महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, वो देश में मोदी जी की गारंटी, देश की विकास की नीति और विकास के एजेंडे पर, कई तो सिर्फ राम काज के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे। बेरोजगारी के रोजगार पर ठीक है नहीं, महिलाओं पर अत्याचार पे ठीक है नहीं है,
वो देश के विकास के साथ में खड़ी है। आप बात कर रहे हो विकास के अकेले एजेंडे की। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में जो विकास अरे की अजय नीति बनाई जी, है, अजय जी उसकी आप, वजह से लोग अजय जी भारतीय इसी जनता को पार्टी लेकर में तो आ वो गए। कह रहे हैं, इसी को लेकर तो अमित जी कह रहे हैं और पूरी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वो जो आपकी वॉशिंग मशीन जो कह रहे हैं वॉशिंग मशीन की आप जो आपके यहाँ आ जाता है, भले आपको लगता है कि वो आपकी गारंटी से प्रभावित होकर आया, वो कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार का दागी था, उसमें नील टिलोपाल डाल के आपने वॉशिंग मशीन में धो के अपने यहाँ रख लिया और जब बाहर जाता है तो फिर दागी हो जाता है। जी प्रभु जी, सरपंच आ रहे, जनपद के सदस्य आ रहे, जिला पंचायत के सदस्य आ रहे, इन लोगों को किस चीज का भय है? जमीन के कार्यकर्ता आ रहे, असंख्य हजारों कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम करने वाले कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, इन लोगों को ईडी सीबीआई का डर होता है। चलिए अजय जी एक छोटा सा सवाल है। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, उसी कमलनाथ को सुंदरलाल पटवा जी ने एक उपचुनाव में हराया था, तब आपने कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता, कोई सरपंच पंच या बड़ा नेता, किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर हरा दिया था। अब आपको ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि पूरा संगठन आपका इतना मजबूत है, बूथ पे त्रिदेव हैं, पूरा पार्टी का कैडर मौजूद है, उसके बावजूद आपको वहां पे तो छिंदवाड़ा में तो पूरी लाइन लगानी पड़ रही है। इतने हो गए कि बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस से आए हुए ज्यादा बैठे दिखाई देते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की जगह। प्रभु जी, मैं खुद छिंदवाड़ा से आता हूँ। कल ही एक शाहपुरा गांव आता है छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, जो कमलनाथ जी का विधानसभा क्षेत्र है। वहां के 3000 ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष। तो जब छिंदवाड़ा की जनता, छिंदवाड़ा के नेता, छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता कांग्रेस के खुद होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दे, और वो कारण भी स्पष्ट कर रहे कि किन कारणों की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, वो स्पष्ट तौर पे आप मीडिया के भी सवालों का उत्तर दे रहे कि वो नकुल नाथ जी के सामंतवाद या कमलनाथ जी का जो परिवारवाद है, इससे ग्रसित होकर आज वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते। तो आपके सटीक जवाबों से उत्साहित होकर मुझे लगता है अमित जी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। जी अमित जी। प्रभु जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आपको बचपन से देख रहा हूं, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी भी काफी समय से वक्तव्य को दे रहे हैं। मैं एक याद दिलाना चाहता हूं, उमा भारती जी चीफ मिनिस्टर थी और प्रहलाद पटेल जी चुनाव लड़े थे। धन बल, सत्ता बल, बाहुबल के आधार पर पूरा चुनाव हुआ था। कई एफआईआर हुई थी, मैं उस चुनाव में मौजूद था, और हमेशा ये कहा गया कि कमलनाथ की सीट छीननी है, कमलनाथ को हराना है। ये बुरी तरह हारे थे, और उमा भारती जी ने वक्तव्य दिया था गंगा जल उठाकर कि मैं गंगा जल उठाती हूं कि प्रहलाद पटेल को चुनाव जिताइए और छिंदवाड़ा का विकास कराइए। हमेशा आज उसके बाद लौट के वो छिंदवाड़ा नहीं गई, सिर्फ झूठी घोषणाएं। वो भले ना गई हो, भले ना गई अमित भाई, उसके बाद छिंदवाड़ा का जो है विकास का मॉडल पूरे देश में चर्चित हो गया है, इतना विकास हुआ है छिंदवाड़ा में। सांसद भी पूरे देश में चर्चित है कि वहां का सांसद कौन है, और जहां से मोदी जी सांसद है वो आईटी सेल के कई बलात्कारी थे। और मैं कहना चाहता हूँ जितने भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं, प्रभु जी जो एक शब्द बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी के बहुत एहसान हम पर है, कमलनाथ जी हमारे नेता थे और हैं और रहेंगे। आज कमलनाथ जी के नाम पर जीतने वाले चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, और रोडमैप हमेशा जो विकास का भारतीय जनता पार्टी देखती रही और कमलनाथ बनाते रहे 40 सालों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के पेट में हमेशा उस बात का दर्द होता है। दुर्भाग्य है, हमारे सांसद है लोग, लेकिन महीने में सिर्फ 3 दिन छिंदवाड़ा रहते हैं। तो ये आपको अगर इस बात को लगा, आपको आप यहाँ की जनता से आके पूछ लीजिए कि सांसद जी कितने अजय जी 44 साल का रिश्ता आप 40 दिन में तोड़ फोड़ करके नहीं तोड़ सकते। हमने चलिए मुझे लगता है एक बार प्रदीप तिवारी जी से पूछ लेते हैं, ये तो नोकझोंक आप दोनों की चलती रहेगी, आप दोनों की नोकझोंक चलती रहेगी। प्रदीप तिवारी जी से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी, क्या कांग्रेस की जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या कांग्रेस उनका ढंग से इस चुनाव में मुकाबला कर पाएगी, जो वर्तमान परिस्थितियां दिख रही हैं उसको देखते हुए और इस बहस को देखते हुए? प्रभु जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत कुछ अब सीखने की जरूरत है। कारण यह है कि एक तो पहली बात, कांग्रेस ने जिस तरह से अभी युवा चेहरा लाया है बतौर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, इनको पहले से ये व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि युवा टीम इनको जब तक सशक्त नहीं होगी, सेवा दल इनका सशक्त नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि
इनको थोड़ी कठिनाई होने वाली है। कुछ सीटों पर इफेक्ट हो सकता है, कांग्रेस बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं और वो बहुत अच्छी स्थिति में रहे, लेकिन अभी भी कांग्रेस को बहुत सीखने की जरूरत है, जिससे आने वाले चुनाव में ये कुछ बेहतर कर पाए। बिल्कुल, कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अमित जी, संक्षेप में। बिल्कुल प्रभु जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा अभिमान नहीं करती, हमेशा नित्य प्रतिदिन सीखती है। कांग्रेस वो है जो 24 बार कांग्रेस ने अपने आप को टूटते देखा है। हमने सत्ता देखी है, हमने विपक्ष देखा है, हमने सन 77 देखा है, हमने सन 92 देखा है और 70 साल का शासन भी देखा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों के इस चर्चा में भाग लेने के लिए। समय इतना ही था। तो नड्डा की हुंकार, मध्य प्रदेश में जो नड्डा जिन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं और जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, क्या ये मुद्दे वाकई कारगर होंगे? क्या बीजेपी का 29 कमल खिलाने का सपना साकार होगा? चुनाव के नतीजे ये जवाब देंगे। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें और खुलकर सामने आएंगी। आरोप प्रत्यारोप, बहस दोनों दलों की जारी रहेगी और उस पर अनादि टीवी की नज़र भी बराबर बनी रहेगी। इस मुद्दा तो है। मैं आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।